नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका क्रैकर सब कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत आपके बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले कुछ समय से कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं और कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। तो जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहले हमने कंप्यूटर की पहली क्लास या चौथी क्लास आप देख रहे हैं। पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये जाना है कि कंप्यूटर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके गुण क्या हैं, ठीक है। तीसरी क्लास के अंदर हमने हिस्ट्री को जाना है कि ये कंप्यूटर आया कब से और क्या आवश्यकता पड़ी और वर्तमान जो कंप्यूटर हमें देखने को मिला इसकी क्या नीड पड़ी। अब जानते हैं कि मैंने जब आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और उसके बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद में उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया तो उसकी शुरुआत से लेकर मैं आपको 1940 तक तो लेके आया था और पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। आज उसी से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम आप लोग देख पा रहे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, इसलिए मैंने इसे आपको दो पार्ट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। मैं चाहता तो इसको एक पार्ट में भी प्रोवाइड करा देता, लेकिन वीडियो जो होता है फिर आपका लंबा हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग इसको आधा एक घंटा पढ़ेंगे और आधे घंटे में आपका जो एक पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सारी नॉलेज आपको इसके अंदर मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो मैं कहता हूं, आपको किसी और किताबों से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं क्या है चीजें। समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1950 कंप्यूटरों की पीढ़ी से संबंधित है। वर्ष 1950 की बात कर रहा है। 1950 कंप्यूटरों की किस पीढ़ी से संबंधित है इसके बारे में बात की गई है। अब इसके बारे में क्या बात की गई है जरा समझिए। 1950 यानी कुछ एक वर्षों की बात की गई है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पहले मैं जानकारी दे दूं कि देखिए ये है आपके पीढ़ी। तो मैं पीढ़ी के बारे में लिखता हूं, ये पीढ़ी है और ये उसका वर्ष है, ये उसका ईयर है। पीढ़ी और ईयर आपको यहां से समझना है क्या है। तो ये है आपकी फर्स्ट पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो समय है दोस्तों, पहली जनरेशन का जो समय है वो 1942 से लेकर 1955 तक का है, 1955 तक का है। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है, जो द्वितीय पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन जो आई थी वो 1956 से लेकर के 1964 तक आई थी, 1964 तक आई थी। थर्ड पीढ़ी की बात करता हूं। जो थर्ड पीढ़ी हुई है, थर्ड पीढ़ी हुई है हमारी कब से लेकर कब तक, 1965 से लेकर 1975 तक, 1975 तक हुई है। उसके बाद में फोर्थ पीढ़ी की अगर अपन बात करें तो फोर्थ पीढ़ी जो आई है वो आई है 1976 से लेकर 1988 तक। और फिफ्थ जनरेशन की अगर अपन बात करते हैं, किसकी, फिफ्थ जनरेशन की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि जो फिफ्थ जनरेशन है, कौन सी फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कि जो फिफ्थ जनरेशन है ये 1989, चाहे तो आप 1988 भी कह सकते हैं, इसमें कोई ईयर, जो कंप्लीट ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसी चीजें कोई नहीं पूछने वाला आपसे। कंप्यूटर है, ये वर्ष वगैरह कोई नहीं पूछता। बस केवल क्या हमें जानकारी रहे कि किससे लेकर किसके बीच तक इतना टाइम पीरियड देता है, अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी एक एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने लिया है और आपको बताया है। 1989 से लेकर और टिल नाउ यानी वर्तमान समय तक की जो भी कंप्यूटरों का विकास हुआ है वो विकास पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर हुआ है। तो आपको कंप्यूटर की ये पीढ़ियां देखने को मिलती है। अब आपका आंसर क्या लगेगा, क्योंकि 1950 आ रहा है यानी 1950 कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से रिलेटेड है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इस पीढ़ी के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनिएक है। इनिएक पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, एकट व जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ जानकारी दी थी। हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे ये चीजें। आज हम जनरेशन पर ही बात करेंगे, ज्यादा हिस्ट्री वाली चीजों को डिस्कस अब नहीं करेंगे दोबारा। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया। अब थोड़ी सी बातें मेरी समझिए।
फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कंप्यूटर जो है वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ते हैं। हमने इसमें ये पढ़ा है कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है क्या लेता है, वो इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या देता है? प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें आउटपुट देता है। हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। और यहाँ पर हमारी मेमोरी होती है। ये क्या होती है? मेमोरी होती है, जिसके अंदर चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। चीज़ों को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर बेसिक 4 सिद्धांतों पर वर्क करता है। मैंने आपको पहले ही की बात वीडियोस में, पहले की क्लासेस में ये सब बातें बता दी है। कंप्यूटर कौन कौन से सिद्धांतों पर वर्क करता है, मतलब इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट देना और स्टोरेज कराना, इन सिद्धांतों पर वर्क करता है। तो प्रोसेसिंग करा रहा है, प्रोसेसिंग कराने का मतलब वो इस पे वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। तो ये प्रोसेसिंग जिस डिवाइस के माध्यम से होगी वो प्रोसेसर होगा। तो प्रोसेसिंग जिसके माध्यम से होती है वो क्या होता है? प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेसर होता है। इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। ये होती है हमारे मेमोरी, जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं? इसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। और ये आउटपुट होता है। आउटपुट आपको कहाँ पर जनरेट हो रहा है? तो जिस भी चीज पर आपको आउटपुट दिखेगा वो क्या रहेगा? आउटपुट डिवाइस रहेगी। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये जो वैक्यूम ट्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये जो आपको वैक्यूम ट्यूब नजर आ रहा है ये एक प्रोसेसर है। इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोसेसर के रूप में किसका उपयोग किया गया था, तो आप क्या याद रखेंगे? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। ध्यान दीजिए, ये जो वैक्यूम ट्यूब शब्द है इसको निर्वात नलियां भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निर्वात नलियां भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात नलियां भी कहा जाता है। तो कहीं पर आपको, जैसे आपके पेपर में तो हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, दोनों चीजें आती है। तो आपको अगर वैक्यूम ट्यूब मिलता है अच्छी बात है, वैक्यूम ट्यूब नहीं मिलता है तो आपको निर्वात नलियां मिलेगा। निर्वात नलियां क्या होती है दोस्तों? निर्वात नलियां एक बल्ब के जैसी होती है। निर्वात नलियां क्या होती है? एक बल्ब के जैसी होती है, जो क्या करती है? जो ऑन ऑफ होती रहती है। क्या होती है? ऑन ऑफ होती रहती है। और इनके ऑन ऑफ होने के माध्यम से ही कंप्यूटर में डेटा को डाला, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की जाती है। बात समझ रहे हो कि ये ऑन ऑफ होती रहती है, इसी के माध्यम से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। ये बहुत सारी निर्वात नलियों का यूज होता है, तो बहुत सी बिजली की खपत होती है। इनके गर्म होने की, खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। पहली पीढ़ी में इसी का यूज किया गया था और इस प्रकार बनाए गए कंप्यूटर का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इस वाले कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 4 का सही अनुक्रम चुनिए। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 4, मैंने आपको बताया कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। उन 5 पीढ़ियों में से पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी का सही अनुक्रम चुनने के लिए उसने कहा है कि सही क्रम चुनो। अब सही क्रम किसका चुनने के लिए कह रहा है? क्या कंप्यूटरों का सही क्रम चुनने के लिए बोल रहा है, या प्रोसेसर का बोल रहा है, या इनपुट डिवाइस का बोल रहा है, या उनके सन को अरेंज करने के लिए बोल रहा है? बोल क्या रहा है, इस बात पे गौर कीजिए। आपने देखा वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, अच्छा ये बात कर रहा है कि इन पीढ़ियों के अंदर जो प्रोसेसर यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं? जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, उन प्रोसेसर को एक क्रम में अरेंज कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने प्रोसेसर को देखा तो अब इस क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में 5 पीढ़ियों में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर आ गए। 5 पीढ़ियों में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर आ गए। देखिए, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। क्या यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब है? नहीं, कट गया। क्या यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब है? नहीं, कट गया। एक ये वाला बच रहा है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर भी दोनों बातें सेम चल रही हैं। एकीकृत सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? एकीकृत सर्किट जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे हम लोग आईसी चिप कहते हैं। सब समझ गए बात को? उसके बाद में एक टेक्नोलॉजी आई, उसका नाम है VLSI। VLSI
वेरी लार्ज स्केल सर्किट इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद में क्या आया, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और ULSI ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, यानी ULSI। तो ये क्रम बिल्कुल सही है, ये क्रम बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर ULSI पहले आ गया, VLSI बाद में आ गया, ये क्रम दोनों का बिगड़ चुका है। यानी आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बात समझ में आई होगी कि पहली पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया, पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया, आईसी चिप का उपयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के अंदर ये आईसी चिप है, इसका आकार छोटा कर दिया गया और इस पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को इंस्टॉल कर दिया गया। ये क्या काम करते हैं, यही आपके प्रोसेसिंग का काम, मेमोरी में डेटा स्टोर करने का काम, सारा काम इसी के ऊपर होता है। यानी ये जो आईसी है, आईसी इसके बाद इसी के अलग अलग रूप आते गए, जो कि चौथी पीढ़ी के अंदर VLSI आया और पांचवी पीढ़ी के अंदर ULSI आया। इस VLSI का पूरा नाम आपने ऊपर देखा, VLSI अच्छा नहीं देखने को मिला, मैं बता देता हूं। VLSI को बोला वेरी लार्ज स्केल सर्किट इंटीग्रेशन, और ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सर्किट इंटीग्रेशन, दोनों बोल सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पर आपका प्रोसेसर के बारे में, पांचों पीढ़ियों की जानकारी आपकी कंप्लीट होती है। अब आपसे कोई सी पीढ़ी के बारे में पूछ ले कि तीसरी पीढ़ी में प्रोसेसर के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया, आईसी चिप का। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा। इनिएक, एडवेक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यानी ये जो दो कंप्यूटर है ना, इनिएक और एडवेक, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो ध्यान दीजिए। ये जो कंप्यूटर हैं ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यानी कभी भी आपसे पूछ ले, इनिएक की फुल फॉर्म तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है, और एडवेक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। दोनों की फुल फॉर्म मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। जिन बच्चों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं मेरे दोस्तों, पहले के वीडियो जाकर देखिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी और आगे की कहानी भी आपको क्रम बाय क्रम सिक्वेंशियल ऑर्डर में समझ में आती रहेगी। इन्हें एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको क्या बोला है हमने, इसको हमने बोला है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इसको कहा है हमने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। ये हो गया इनिएक के बारे में। दूसरा है हमारा किसके बारे में, एडवेक के बारे में। एडवेक ये भी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों जो कंप्यूटर हैं ये आपके पहली ही पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यूनिवेक फर्स्ट, जैसे ये बाद में एग्जाम्पल भी आ जाएंगे। यूनिवेक फर्स्ट भी कौन सी पीढ़ी का है, फर्स्ट पीढ़ी का है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मार्क फर्स्ट भी कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहली ही पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो आगे आपको बात समझ में। अगली पीढ़ी के बारे में, अगली पीढ़ी या अगले क्वेश्चन पर आता है। देखिए क्या है, देखिए दूसरी पीढ़ी आ गई है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। देखिए यहाँ पर ये हिंदी में नाम लिखे गए हैं, इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एकीकृत परिपथ को हम लोग आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं। प्रथनक जो होता है इसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहा जाता है। VLSI यही आईसी का रूप है। और ये निर्वात नलिका का मतलब हो गया वैक्यूम ट्यूब के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, वैक्यूम ट्यूब के बारे में बोल रहा है। तो ये वैक्यूम ट्यूब के बारे में यहाँ पर इसमें जानकारी दे रहा है। तो ये हमारा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है,
कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी प्रथनकों पर आधारित है, ट्रांजिस्टर पर आधारित है। बात आपको समझ में आई? किस पर आधारित हो गई? कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है वो आपकी ट्रांजिस्टर पर आधारित हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। अब देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था, ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार शोकली है। क्या है इनके नाम? शोकली है। तो इनके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ट्रांजिस्टर को बनाया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शोकली। क्या नाम है भैया? इनका नाम है क्या? विलियम शोकली। विलियम शोकली इनका नाम है हमारे पास में, विलियम शोकली। तो इनका नाम है विलियम शोकली। आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? देखो कभी कभी भूल जाते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं इसका नाम कि यार इसका आविष्कार किसने किया था ट्रांजिस्टर का। बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप ट्रांजिस्टर को छोड़िए, ट्रांजिस्टर ट्रांसफॉर्मर समझिए, ट्रांसफॉर्मर लाइट वाला। अब वो लाइट वाले ट्रांसफॉर्मर पे कभी कोई अगर किसी को हाथ लगा दे तो उसको क्या लगेगा? शॉक लगेगा कि लगेगा? क्या लगेगा? शॉक लगेगा। तो शॉक लगा 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 लगा, क्या लगा? शॉक लगा। तो शॉक लगा तो शोकली क्या है भैया? ट्रांजिस्टर है। क्या है? ट्रांजिस्टर के जनक हैं। कौन? विलियम शोकली। चलिए अगली बात करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? मैंने कालखंड आपको सारे बता दिए ना। तो काल क्या था? तो 1955 के बाद का जो समय है, 1955 के बाद का जो समय है वो किसका है? दूसरी पीढ़ी का है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टाइम सारा आ गया है। ये 1946 से 1958 नहीं लगेगा, 40 से 60 नहीं लगेगा, 65 से 75 ये तो अगली पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? थर्ड पीढ़ी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग शुरू हुआ। अब देखिए पीढ़ी के सनों से क्वेश्चन आए हुए और एग्जाम के क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है? किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग शुरू हुआ है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से शुरू हुए हैं भैया? तो 1940 1956 नहीं बनेगा, 65 से 71 और 57 से 62 और 53 से वर्तमान। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग शुरू हुआ। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुए? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जरा आप सोचिए, 1942 से लेकर 1955। अगला क्या है? 1955 या 56 बोल दीजिए, 1964। अगला क्या है? 1965 से 1975। ठीक है, अगला क्या है? 1975 से 1988। और अगला क्या है? 1989 से वर्तमान समय तक, टिल नाउ तक। अब डिसाइड कर लीजिए कौन सा आपका आंसर आ जाएगा। यानी तीसरी पीढ़ी की बात कर रहा है, यानी टाइमिंग आपका 65 से 75 के बीच में होना चाहिए, 65 से 75 के बीच में होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। मैंने क्या कहा? सन थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन आपको देखनी है। बात समझ गए? चलिए अगली पीढ़ी की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पूछ रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किस पीढ़ी में प्रयुक्त किए गए थे? इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो आईसी। देखो मैंने बता दिया आईसी। अब आईसी के बारे में जानिए थोड़ा सा। आईसी की फुल फॉर्म ऊपर लिखी गई है, क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आईसी जो होता है, आईसी का आविष्कार जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। आईसी क्या होता है? आईसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक धातु का बना होता है। कौन सी डिवाइस होती है? सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और ये क्या है? अर्धचालक धातु का बना होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया अर्धचालक धातु का। इस अर्धचालक धातु के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इस अर्धचालक धातु के रूप में सिलिकॉन का। अब बच्चे सिलिकॉन तो पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन सिलिकॉन के साथ में एक धातु और भी है। सिलिकॉन के साथ में दूसरी धातु की अगर मैं बात करता हूं, तो सिलिकॉन के साथ में दूसरी धातु और भी है, जिसका नाम क्या है? जर्मेनियम। क्या नाम है? जर्मेनियम। तो जनरली तो पूछा जाता है आपसे सिलिकॉन के, लेकिन जर्मेनियम भी याद रखिए। मैं दोनों को मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिलिकॉन व जर्मेनियम का यूज किया जाता है। यानी आईसी जो है वो जैक किल्बी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया गया था और इसको ये अर्धचालक धातु का बना होता है।
सेमीकंडक्टर धातु का बना होता है, सिलिकॉन व जर्मेनियम का बना होता है। आपसे कहे अर्धचालक धातु, बिल्कुल ये आएगा। कौन से धातु? सिलिकॉन व जर्मेनियम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? ओके, चलिए बात करते हैं आगे। क्या है? IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? देखिए नाम सुनिए, IBM, ये क्या है? IBM। बहुत सी बार आपसे IBM की फुल फॉर्म भी पूछता है। ये IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। उसके बाद में IBM 360 और IBM 370, IBM ने बहुत सारे कंप्यूटरों का निर्माण किया। उसी क्रम में जैसे IBM 360 आया तो IBM 360, IBM 370, गौर कीजिए 3, तो ये जो है कौन सी पीढ़ी के हैं? ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है भैया? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो IBM 360 व IBM 370 कंप्यूटर जो बने थे वो तीसरी पीढ़ी के अंदर बने थे। ठीक है, IBM की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आईसी मतलब जो आईसी होता है, आईसी जो चिप होती है ना, आईसी चिप, इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी किस आधार पर इसको आईसी को वर्गीकृत किया गया है? जैसे ऐसे होता है एसएसआई, एमएसआई, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट इंटीग्रेशन होता है, मीडियम होता है, एक होता है एलएसआई, एक होता है वीएलएसआई और एक होता है यूएलएसआई। तो इस तरीके से इसका ये वर्गीकरण होता है। ये टेक्निकल जब एग्जाम होते हैं वहां पर ये चीजें अपन को जाननी पड़ती है। हमारा नॉन टेक्निकल एग्जाम है, हमारा बेसिक कंप्यूटर है, तो हमें इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसने जो क्वेश्चन पूछा उसको इतना सा जानना पड़ेगा कि आईसी को भी डिवाइड किया जाता है। तो आईसी जो चिप होती है उस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, आप ये समझिए कि ये ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर्स जो होते हैं ये आपके इस आईसी चिप पर लगे हुए इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इनकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही फास्ट प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो प्रोसेसर को बनाने के लिए, आईसी चिप ही तो प्रोसेसर है, तो उस प्रोसेसर को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर उतनी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसका जो आधार है वो क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या है, ट्रांजिस्टरों की संख्या है। तो इस ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर इसमें कम ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें उससे ज्यादा होते हैं, इसमें उससे भी ज्यादा होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे आईसी चिपों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टर की संख्या है, ट्रांजिस्टर की संख्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पूरी बात कर ली हमने, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो ये ऑप्शन नंबर सी मिला हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? बताया मैंने किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। माइक्रोचिप बनाने के लिए, माइक्रोचिप क्या होता है? अरे माइक्रो, देखो ये अलग अलग नाम है। माइक्रो जो चिप है यही तो आईसी है। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए मैंने इसी का नाम लिया है। अरे इंटीग्रेटेड क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। अरे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक चिप बनाई गई है, आईसी चिप, जिस पर एक छोटी चिप है, माइक्रो का चिप मतलब बहुत छोटी चिप है, माइक्रो इसका आकार बहुत छोटा कर दिया गया है। तो वो जो चिप होती है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या वो है? मैंने बताया था अर्धचालक धातु है, सेमीकंडक्टर है। बोलो बात समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। मैंने कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं लिया है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि देखिए, बस मेरा प्रयास इतना सा है कि उनको एक क्रम में अरेंज करके एक टॉपिक की फॉर्मेट में आपको
ताकि और किसी किताब की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने ये क्वेश्चन पढ़ लिए उसका सारा काम हो गया। ठीक है, अब विश्वास तो करना पड़ेगा भैया, विश्वास करो। और नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, पढ़िए आप किताबें, मना नहीं किया किसी ने। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा, देखो क्या बोला गया है, एक छोटे सिलिकॉन चिप, आपको बात समझ में आई होगी कि सिलिकॉन का बना है। ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर क्या क्या आ गया, मैंने बताया रजिस्टर भी आता है, कैपेसिटर भी आता है, सब चीजें आती है, के द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये जो इनके द्वारा जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है उसे क्या बोलते हैं? अरे उसी को तो आईसी बोलते हैं, उसी को तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। तो देखिए पूरी बात समझ में आ रही है। और एग्जामिनर कैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो भैया जब आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लाइक करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक है, दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपका भी भला उनका भी भला, सभी दोस्तों तक पहुंचाओ ये चीज कि भैया कंप्यूटर की क्लास पढ़ो, यहां से पढ़ो। आपका सीईटी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, जो भी एग्जाम है उसके बेसिक कंप्यूटर की सारी नीड में यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ, पूरी करा रहा हूँ आपको, और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए। देखो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उपयोग किया गया? तो देखिए यहाँ पर चौथी पीढ़ी में भी माइक्रो प्रोसेसर है, पहली में नहीं है, दूसरी भी नहीं है, अब चौथी में भी है, तीसरी में भी है। लेकिन पहली बार कब उपयोग किया गया था? पहली बार तीसरी में उपयोग किया गया था। तो हम इसको आधार बनाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? बात समझिएगा, बात समझिएगा, क्या दे रखा है? सी दे रखा है, बेसिक दे रखा है, एसक्यूएल दे रखा है, मर्क्यूरी दे रखा है। तो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बात चल रही है। कौन सी पीढ़ी की? चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बात चल रही है। तो देखिए यहां पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग भाषा, तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है तो ये जिस जिस जनरेशन में आई, जैसे एक तो आपने पढ़ा कंप्यूटर की जनरेशन, समझना इस बात को। जब मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत पढ़ाऊंगा, देखो आपके कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा, कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा आई थी। तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में है, क्या कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। अब आपको यहां पर कब ये लिखा कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी? नहीं लिखा ना। जैसे कंप्यूटर का विकास पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी और पांचवी में हुआ, उसी प्रकार से कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा है इनकी भी पहली पीढ़ी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, इस तरीके से पीढ़ियां आई है। अब ये प्रोग्रामिंग की पीढ़ी की बात कर रहा है, कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, तो थर्ड पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों सी है, और फोर्थ पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो हमारे इसमें से कौन सी है? एसक्यूएल है। लेकिन आप कंप्यूटर जनरेशन की बात करोगे तो सी व जो एसक्यूएल है, दोनों की दोनों कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल की गई थी? चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल की गई थी। कौन सी? कंप्यूटर की चौथी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें सी लैंग्वेज और एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी मेरा आंसर नहीं होगा, बेसिक मेरा आंसर नहीं होगा, ये दोनों मेरे आंसर आ रहे हैं। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिरकार ये पीढ़ी कौन सी ले रहा है। तो इसलिए कहीं पर भी कंप्यूटर की जनरेशन की बात नहीं कही है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा की जनरेशन की बात चल रही है, और उसमें फोर्थ पीढ़ी हमारा लगेगा, यानी हमारा आंसर क्या लगेगा? एसक्यूएल मेरा आंसर लगने वाला है। चलिए बात करता हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो आपको एक क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो कौन सा था? इंटेल 4004 था। ये इंटेल के द्वारा बनाया गया था। 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर को आप जान ही चुके हो कि प्रोसेसिंग करने के लिए जो चिप यूज होती है, जो डिवाइस यूज होती है, आजकल चिप यूज होने लगी,
पहले जो डिवाइस यूज होती थी उसको क्या कहा गया है, उसको ही प्रोसेसर कहा गया है, और उसका रूप छोटा कर दिया, आईसी के रूप में आईसी चिप बनने लग गई, और उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। जैसे कि आप जानते हो इंटेल की चिप आती है, किसी अदर कंपनी की भी आती है, इंटेल एक ब्रांड है, एक कंपनी है जो इसको बनाती है, ठीक है। तो देखिए इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली चिप बनाई गई थी, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली चिप बनाई गई थी। आगे देखिए प्रोसेसर की गति, प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है, प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है, मेगाबिट के रूप में, बिट गति के रूप में, चक्र गति के रूप में, या घड़ी की गति के रूप में, क्लॉक स्पीड के रूप में, क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है, या सीपीएस के रूप में जाना जाता है, साइकिल पर सेकंड के रूप में, या मेगाबिट पर सेकंड के रूप में जाना जाता है, या बिट गति के रूप में जाना जाता है, या फिर बिट गति के रूप में इसको जाना जाता है, ये बात है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर की गति, माइक्रो प्रोसेसर की गति कंप्यूटर की गति होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की गति जो होता है किसकी गति होता है, कंप्यूटर की गति होता है, और कंप्यूटर की गति को, कंप्यूटर की गति को घड़ी की गति या चक्र गति, सीपीएस, दोनों में से इनमें से कोई ना कोई अपना एक आंसर बनेगा। मेगा स्पीड ये अपना आंसर नहीं है, बिट स्पीड ये अपना आंसर बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में से या तो ये अपना आंसर है या ये अपना आंसर है, इन दोनों में से क्या आंसर है, चलो देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति, तो देखिए दो तरह की गति होती है, एक तो होता है साइकिल पर सेकंड और एक होता है क्लॉक स्पीड। कंप्यूटर की गति को सीपीएस यानी कि क्लॉक पर सेकंड के रूप में जाना जाता है, क्लॉक पर सेकंड। तो देखिए फिलहाल हम इसके आंसर को इसको टिक करके चलते हैं। थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि घड़ी की गति आएगा या चक्र गति आएगा, क्लियर कर देंगे अगली में। लेकिन अभी आप इसका आंसर क्या मानेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को मानेंगे, क्लियर है। चलिए बात करते हैं, अगला क्या दे रखा है, एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ का मतलब समझे, आईसी के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में, आईसी के बारे में बात चल रही है। आईसी के संबंध में, आईसी के संबंध में वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का पूर्ण रूप, यानी मैंने बोला वेरी लार्ज यानी ये कट गया, ये कट गया, अब वेरी लार्ज स्केल इंटरफेस कट गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये अपना आंसर बन गया। तो इस तरीके से फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चनों को जाना है, समझा है, और ये कंप्यूटर की जनरेशन में जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उसमें कौन से प्रोसेसर का इस्तेमाल कब किया गया, या फिर कौन सा कंप्यूटर कब यूज हुआ है, ठीक है ना। कंप्यूटर के एग्जाम्पल देगा, ये वाला कंप्यूटर कब यूज हुआ है, या फिर कभी कभी ये पूछेगा आपसे कि जैसे ट्रांजिस्टर है किसने बनाया, आईसी किसने बनाई, आईसी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। अब कुछ एक क्वेश्चन और बचते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे ज्यादा लंबा करना नहीं है, केवल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपका कंप्यूटर पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आधा घंटा 45 मिनट में आपका काम पूरा चलता रहे। डेली थोड़ा बहुत टाइम आप कैसे भी निकालें, आधा घंटा शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, रील देख रहे थे उधर की, उसके जगह कंप्यूटर की क्लास लगा के रख दी, देख ली, अरे खाना बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, चलो लगा दो, कुछ क्वेश्चन दिमाग के अंदर जाते रहेंगे, और इन्हें जाने दो, रेगुलर जाने दो इन्हें दिमाग के अंदर, ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर का लोड मत लो, कोशिश करूंगा पूरी कि बाहर एक भी चीजें ना जाए, ठीक है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, कंप्यूटर की जनरेशन को ही पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।